तो फिर ये मन में सूझी कि शायद हम इसलिए देश में अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे कि कहीं ना कहीं हमारी अध्ययन की उस प्रकार से प्रक्रिया नहीं रही जैसे कि होनी चाहिए थी, और इसलिए इस स्टडी सेंटर की स्थापना हुई। मुझे याद है रात भर करके हमने अनुच्छेद 370 का अध्ययन किया, फिर उसका कंपैरिजन कि भारतीय संविधान के वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते, तो उसकी सूचियां बनाई गई। मानो जैसे हम ही सब कुछ निर्धारित करने वाले, ये जानते हुए कि हमारे पास में कुछ नहीं था, ना हुकूमत थी, न सरकार थी, न निर्णय करने वाली प्रणाली थी। लेकिन उस जुनून में काफी सारी लिटरेचर साहित्य की रचना हुई। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े, एक छोटा सा कार्यालय बनाया गया, फिर कहीं जा जाकर वकीलों के साथ बैठ करके उनसे पूछा गया कि कचहरी जाएंगे तो क्या हुआ। लेकिन एक सुखद संजोग ये कि इस परिश्रम के फलस्वरूप शायद परमात्मा ने आशीर्वाद किया, निजाम बदला, हुकूमत बदली, मोदी जी का आना हुआ, और जिस कार्य में हम लगे थे उसको आगे बढ़ने का अवसर मिला। और जहां तक कारगिल विजय दिवस का संबंध है, हम पिछले 25 वर्षों से इसको मनाते रहे। बीच में अमरनाथ भूमि आंदोलन भी आया, वो भी एक मील का पत्थर था। आरंभिक वर्षों में हमारे बीच उन शहीदों के माता पिता रहते, जैसे भी आशुतोष जी ने बताया। अब कुछ एक वर्षों से वो योद्धा, वो सैनिक भी रहने लगे जो उस समय सेवा में थे और अब सेवानिवृत्त हुए, जैसे हमारे एक सज्जन ने भी आपसे बात की। इसलिए पीढ़ी बदली है लेकिन संस्कार जीवित है। और संक्षेप में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि कारगिल दिवस प्रतीक है इस बात का कि भारत की सीमाओं पर या भारत की प्रभुसत्ता को जब भी किसी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा है तो राष्ट्र एक स्तर में खड़ा हुआ है, और सभी देशवासियों ने मिलकर के ये सिद्ध किया है कि उनमें इतनी क्षमता है कि किसी भी चुनौती का किसी भी समय वो सामना भी कर सकते हैं और उसको पराजित भी कर सकते हैं। इसकी परीक्षा बार बार देने का अवसर आया और कारगिल ने इस बात को पुनः स्थापित किया। साथ ही साथ एक बात जो अक्सर उल्लेख में नहीं आती वो ये कि कारगिल दिवस प्रतीक है धर्मनिरपेक्षता के उन सर्वोच्च मूल्यों का जो कभी कभी ऐसे लगता है कि खोने लग गए, लेकिन उनकी अगर श्रेष्ठता आपने देखनी है तो उससे बेहतर मिसाल भारतीय सेना से देखनी होगी। और एक बार वहां पर पहुंचने के बाद कर्नल साहब तो सौभाग्य रहा उस बात को महसूस करने का, लेकिन हम सब की कर्मभूमि भी ऐसी रही कि सेना के साथ ही मिलकर काम करने का अवसर रहा। तो ये याद नहीं रहता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या जात है, और केवल धरती माता और मातृभूमि और मदर इंडिया का धर्म निभाने का एक ही मजहब, एक ही धर्म और एक ही संकल्प। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी बहुत सी बातें जो कभी कभी समाज में परेशान करने लगती हैं वो इस सेना के आचरण और उनके अनुशासन से सीखने को मिलती है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भारत के संस्कृति के जो सर्वोच्च मूल्य हैं जिनके कारण सदियों से समय समय पर यहाँ हमलावर भी आते रहे, आक्रमणकारी भी आते रहे। हमारा इतिहास ही ऐसा है, शायद हमारी कुंडली में लिखा है हर 25 वर्ष के बाद कोई ना कोई इस प्रकार का हमलावर आएगा। वो हमारी क्षमता को परखेगा ताकि हम साबित कर सकें कि हम में अभी वही क्षमता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद और उसके अतिरिक्त हमारे भीतर की जो विडंबनाएं हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बीइंग अ हेटेरोजेनस सोसाइटी, हर चुनौती के बाद ये राष्ट्र
ये देश और ज्यादा जीवित और ज्वलंत होता है, बोथ अलाइव एंड वाइव। और शायद इसीलिए मजबूर होकर अल्लामा इकबाल ने कहा कि यूनान में रोम मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दैट इनहेरेंट इथॉस, दैट इज इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। और मैं ये कहूंगा कि जो चुनौतियां आती है वो इसलिए आती है कि हमें परखे। जैसे आजकल आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उसमें एक ऑप्शन होता है टू टेस्ट योर कैपेसिटी, टू टेस्ट योर नॉलेज, और समटाइम्स टू टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द टास्क दैट यू हैव अंडरटेकन। सेल्फ असेसमेंट होती है। तो ये हमारी परीक्षा इसलिए दी जाती है कि हम बार बार विश्व को ये बता सकें, साबित कर सकें कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और उसी विरासत का इतिहास है करगिल का युद्ध। जब आप करगिल की बात करते हैं तो लाजिम है कि जम्मू कश्मीर की बात हो, और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लाजिम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, जिनकी वो बलिदान भूमि रही और जिन्होंने अखंड भारत और इंक्लूसिव नेशनलिज्म का हमें एक स्वप्न भी दिया और कल्पना भी दी। और इत्तफाक से न मालूम आपके ध्यान में आया कि नहीं आया, जिस हॉल में हम बैठे हैं उसका नाम है अम्बेडकर हॉल। और ये सभी चिन्ह बिंदु उसी संस्कार के प्रतीक हैं। There is much in common between Ambedkar and Mukherjee. And I just try to explain in very simple terms. दोनों को उस तरह की पॉलिटिकल लेगेसी का सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार। Rather, there was a conscious attempt to underplay both these great icons. उसका भी प्रायश्चित इसी हॉल में हुआ। मोदी जी के आने के बाद इसकी स्थापना हुई और अम्बेडकर के नाम पर एक इतना बड़ा शानदार सभागृह में देखने को मिला, जो आज तक 60-70 वर्ष तक नहीं हुआ। ये सारी बातें उस कड़ी से जुड़ जाती हैं जिस कड़ी का एक हिस्सा है ये कारगिल का युद्ध। और उसी प्रकार मुखर्जी, आपको जानकर के थोड़ी हैरत भी होगी, हर्ष भी, कि 60-70 वर्ष के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम का पहला स्मारक जो बनाया गया वो मेरे ही चुनावी क्षेत्र में चनैनी नाशरी का टनल है, 9 किलोमीटर लंबा, जिसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी 70 वर्ष तक 150 कॉलेज, 150 यूनिवर्सिटियां, 150 टनल, 150 सड़कें, 150 पुल, 2-3 नामों को लेकर के उन पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि हमें अपने संगठन में सिखाया गया विषय पर बात करो, व्यक्ति पर बात करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या इस काबिल भी ना थे मुखर्जी के उनका एक स्मारक होता। जब मैंने आग्रह पूर्वक वो कहा कि उसका नाम ऐसा रखा जाए तो मुझे गडकरी जी ने पूछा कि आप इसको लेकर के इतनी जज्बाती क्यों है। तो मैंने कहा इसलिए 11 मई 1953 को जब उनको गिरफ्तार किया था माधोपुर से आते हुए, तो यहीं से एक पुरानी सी वो जीप में, विली जीप हुआ करती थी, उनको यहां से ले गए थे और देर रात वो वहां पहुंचे श्रीनगर, और फिर 40-42 दिन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा कि हाँ लिखा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।